बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज निसार कॉफ़ी विद सीईओ के साथ हाजिर है। सीईओ क्लब पाकिस्तान का एक छोटा सा ये एक वेंचर, एक सर्विस है टूवर्ड्स कम्युनिटी, स्पेशली यंग पीपल, फॉर द टू थिंग्स। नंबर वन, वी आर सीकिंग direction from the CEOs for the young people, because in our society the biggest challenge for the young people is the direction. The second challenge for the CEOs, for the youth people, and learning from the CEOs, lessons from the CEOs, वो है कि inspiration, because CEOs are the role models, they are the great inspiration for the young people. तो आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की, एक्सेप्ट किया। वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशर इन पाकिस्तान, जो बहुत बड़ा अदारा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उसके सीईओ हैं अरशद सईद साहब, अरशद सईद हुसैन साहब। तो ये बेसिकली लाहौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं और किताबों के साथ इनका वास्ता है ऑक्सफोर्ड के साथ, और 4 साल से ये सर्व कर रहे हैं इतने बड़े अदारे को। तो इनसे आज हमारा एक छोटी सी कन्वर्सेशन है। तो पहली बात तो सर जी, अरशद साहब बहुत शुक्रिया फॉर द इन्विटेशन, आप थैंक यू सो मच मौका दिया। मुझे अपने बारे में बताइए अरशद, कैसे यू लैंडेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान के इतने बड़े अदारे। हम छोटे होते बचपन में वो डिक्शनरीज देखा करते थे, बल्कि उस्ताद में क्या करता था कि 8th जमात में कि इजाज़, अगर ज़िंदगी में तुमने कोई बड़ा काम करना है, बड़ा कोई स्कॉलर बनना है, तो डिक्शनरी के साथ दोस्ती कर लो। और डिक्शनरी कौन सी वाली होती थी? ऑक्सफोर्ड। और वो हमें उर्दू में, हम उर्दू मीडियम से पढ़े थे, टाटोनियन थे, आप माशाल्लाह बड़े स्कूलों से पढ़े हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आपको यू लैंडेड एज वन ऑफ द लीडिंग पाकिस्तान कंपनी। अबाउट टू यू सर। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मैं पिछले 30 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, वर्किंग विथ वेरियस लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज इन फार्मास्यूटिकल्स, in healthcare, FMCG, in FMCG and agriculture. So ये बहुत बड़ा वैसे सवाल है कि इतनी डाइवर्सिटी, कि इतना कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद बंदा एक किताबों की एक अदारे में आ जाए, तो क्या इंस्पिरेशन थी इस जर्नी के? बिल्कुल। तो देखिए, मैं पिछले 16 साल से आई बीन हेडिंग डिफरेंट कंपनीज। मैं आई वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एबट लेबोरेटरीज। OUP में आने से पहले पिछले 4 साल से मैं OUP का CEO हूँ, पर इससे पहले एबट में, उससे पहले सिंजेंटा पाकिस्तान में और इंडोनेशिया में आई वाज हेडिंग, एंड उससे भी पहले विथ GlaxoSmithKline's कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस। So having spent 25 years in the corporate world, so I realized that there's more to. I wanted to give back to my country and to the future of Pakistan, and what better way to contribute than towards educating the youth and the children of Pakistan. बच्चे और यूथ हमारा फ्यूचर हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में 1952 से है माशाल्लाह। सो पिछले 70 साल से we've been educating generations of children in Pakistan. So when I got this opportunity, I felt this was a God-sent opportunity. और इससे क्या बेहतर चीज़ हो सकती है कि मैं I am giving back to my country that has given me so much. और यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए providing them with world-class educational material, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? क्वालिटी जो है आप दे रहे हैं। हम अर्शद से एक सवाल पूछते हैं जो कि मेरे बड़े दिल के पास है। हम जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और कोविड की वजह से और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। फाइनेंशियल, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से नहीं भेज सके बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजंस। हम अर्शद से पूछते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इस जनरली स्पीकिंग एजुकेशन के इस मुल्क, और ऑक्सफोर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है और इम्पैक्ट क्या है, क्या उन्होंने इम्पैक्ट किया? क्योंकि अगेन इस मुल्क में अगर कोई इमरजेंसी लगनी चाहिए तो वो एजुकेशन इमरजेंसी है। दिस इज़ माय वर्ड। अबाउट टू यू सर। So Ijaz, thank you for asking that. I think it is the most important question in Pakistan today. People talk about politics and economy, lekin the real challenge that we face in Pakistan is the 25 million children, जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो आज स्कूलों में नहीं। सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान का ये है।
दूसरी बात ये कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनको भी किस तरह की, किस क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है, और उसमें जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे आते हैं, स्पेशली दी चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दी लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या वो आगे जाके प्राइमरी से सेकेंडरी में 5वीं जमात के बाद 6ठी में 7वीं में क्या वो कंटिन्यू करते हैं अपनी तालीम या नहीं। तो उस हवाले से आई थिंक कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैलेंज है, न सिर्फ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बट कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन पोस्ट प्राइमरी। तो ये दो बहुत बड़े मसले हैं और इसको आई थिंक हुकूमत को और प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट पब्लिशर्स को मिल के एड्रेस करना है कि हम इसको, इस इतने बड़े मसले को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था अबाउट व्हाट रोल ऑक्सफोर्ड हैज़ प्लेड, उसका इम्पैक्ट क्या है। जी, तो उसमें देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम पिछले 70 साल से पाकिस्तान में हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। अमूमन यह समझा जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस being the Pakistan's leading publisher is only producing textbooks catering to a specific segment of education. Rather than we say elites. जी, elites का भी लफ्ज़ दिया गया, बिल्कुल सही आप कहते हैं। This is completely not true, क्योंकि हम हर सेगमेंट के लिए, हर सेगमेंट ऑफ स्कूल के लिए किताबें प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों जो कि एलीट स्कूल जिसको आप कहते हैं, जो कि यूके करिकुलम फॉलो करते हैं, या वो बहुत बड़ा जो सेगमेंट है जो जिसमें पाकिस्तान के आम आवाम और मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे हम जो पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम है वो स्कूल जो फॉलो करते हैं, हम उनके लिए भी किताबें बनाते हैं। और इवन स्कूल्स जो कि बिल्कुल ही जो बिगिनर तबका है उसके लिए भी हम किताबें प्रोड्यूस करते हैं, और वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। एंड दे आर, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना कि ये एलीट का है और एक इसकी एक्सपेंसिव इतने हैं कि एक ले मैन अफोर्ड नहीं कर पाता। इजाज़ ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारी किताबें आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल बिकॉज वी आर पब्लिशिंग इन पाकिस्तान, वी आर क्रिएटिंग टेक्स्ट बुक्स दैट मीट द नीड्स ऑफ दैट सेगमेंट इन दैट सोसाइटी। तो हमारी किताबों की कीमत 100-150 रुपए से लेके 700-800 रुपए तक हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द बुक एंड द सेगमेंट दैट वी आर केटरिंग टू। अरशद, एक और चीज़ पूछनी है आपसे, ये तो आपने हमें जवाब दे दिया, हम आगे चलते हैं। ये बताइए कि कोविड आ गया आज से 2021 में, और दुनिया चली गई सारी जूम के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज बंद हो गए और बच्चों के 2 साल बहुत डिफ़िकल्ट गुजरे। ठीक है, किसी के 90% 80% अभी भी एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है, क्वालिटी के गैजेट्स नहीं है, कोई लोगों के पास पैसे नहीं कि लैपटॉप्स खरीद सकें। बिल्कुल जी। तो आपका एज अ बीइंग अ CEO, हम अरशद से ये उसकी टेक लेंगे कि उन्होंने इस क्राइसिस में कैसे मैनेज किया अपनी ऑक्सफोर्ड के साथ, और उसके बाद जो फ्यूचर में ये जो प्रिंटेड बुक्स का क्या फ्यूचर है, क्योंकि आगे सारा कुछ डिजिटलाइजेशन हो रही है, द होल वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द एजुकेशन। तो अब फ्यूचर में ये डिजिटलाइजेशन की वजह से फ्यूचर ऑफ एजुकेशन या फ्यूचर ऑफ बुक्स क्या है? जी, तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के दौरान जो सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल्स को और बच्चों को था वाज एक्सेस टू हार्डवेयर, डिजिटल हार्डवेयर। है ही नहीं कि आपके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे बच्चों के पास, या टैबलेट्स या लैपटॉप्स नहीं थे उस तादाद में कि वो डेली रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर सकें। तो दैट वाज द चैलेंज नंबर 1। इसको हमने कैसे केटर किया, वो हमने ऐसे किया कि छोटे छोटे वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए ऑफ लेसन्स, एंड दोज बाइट साइज्ड वीडियोस जिसको कहते हैं कि 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो जो कि आप व्हाट्सएप कर सकें। ठीक है, तो वो बच्चा, फिर हम स्कूल्स के साथ ये शेयर करते थे। स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को, किसी भी घराने में आजकल एक स्मार्टफोन तो होता है, चाहे वो आपके वालिद का है, वालदा का है, तो
वो फिर हमने उनको प्रोवाइड कर दिया और वो फिर बच्चे अपने टाइम से उसको सुनते थे लेसन को, और उससे फिर अगर इनको कोई और होमवर्क भी देना होता था तो वो भी करके, तो थ्रू व्हाट्सएप दे वर एबल टू सेंड इट बैक टू देयर टीचर्स। तो एक तो ये था। दूसरा, हमने स्कूल्स की को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी किताबें, क्योंकि आप सही कह रहे हैं किताबें प्रिंट फॉर्म में थी, हमने उनको डिजिटल फॉर्मेट में तैयार किया। और हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कहलाता है माई ईमेट। ये हमने स्कूल्स में अपनी ई बुक्स को इसको मुतारिफ़ कराया और उन स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट किया और अपने बच्चों के साथ शेयर किया। अब माई ईमेट में फ़ायदा क्या है कि इसमें न सिर्फ ये किताबें हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, बट ऑल्सो schools and teachers are able to give homework to children, and the children are able to upload that homework onto the platform. तो ये हुआ। एक और हम एक बड़ा नॉवल डिजिटल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, and that will be from the next academic year, and that's called Oxford Elevate. ये एक ब्लेंडेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न सिर्फ हमारी डिजिटल किताबें हैं बल्कि उसके साथ डिजिटल कंटेंट, ये कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS, which the school can adopt and the children of Pakistan can use. Again, a key requirement will be hardware, कि चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो स्मार्टफोन, जी, एक्सेस टू इंटरनेट। अब विथ सो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि द स्कूल और विल हैव टू पार्टनर विथ डिजिटल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके साथ मिलके वो बहुत अफोर्डेबल पैकेजेस बच्चों को देंगे, जिस पे वो या टैबलेट के थ्रू या स्मार्टफोन के थ्रू 100-200 रुपये महीने में उनको एक्सेस मिलेगा इंटरनेट से। तो ये भी पैकेजेस हम इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ भी मिलके बना रहे हैं कि वो बच्चों को दे सकें ताकि वो दे आर एबल टू ईजिली एक्सेस डिजिटल मटेरियल। एक और सवाल पूछते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना वक्त के साथ साथ किताब इतनी महंगी हो गई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, पेपर, इंपोर्ट पे ड्यूटीज लग गई, तो आप अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज करोगे ताकि ये अफोर्डेबिलिटी रहे? अदरवाइज तो एक पॉइंट आएगा कि शायद ये अफोर्ड ही ना कर पाए लोग। इजाज़त बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये वो ये पेन पॉइंट्स हैं। एब्सोल्युटली। और आजकल जिस तरह से हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, और जिस तरह से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैव शॉट अप, तो इसमें कागज़ की कीमत इंक हैज़ मोर देन डबल्ड और इनफैक्ट ट्रिपल्ड। So we are trying to keep our prices as affordable as possible. तो on two ends, एक तो on the cost front we are working with our printers कि हम उसको किस तरह एक cost effective तरीके से print कर सकते हैं, and we are not just looking locally but we are looking globally, कहाँ दुनिया में सबसे सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक वो, दूसरा ये कि obviously हम ये जो cost increase है इसका complete burden हम आवाम को, बच्चों को पे नहीं पास ऑन कर सकते, तो हमने अपनी भी बेल्ट्स थोड़ी टाइटन की हैं ताकि हम अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट हम थोड़ा कम कर दें ताकि आवाम को वो हिट ना आए, और जो कि आजकल कॉस्ट का आया है। बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया। सेकेंड एक क्वेश्चन मेरे दिल के पास है कि एक ट्राई एंगल है, एजुकेशन एक ट्राई एंगल है जिसके अंदर एक आपकी टीचर होता है, एक आपके उस्ताद होते हैं जिसको हम अपना पेरेंट्स होते हैं, और एक स्कूल होता है, ठीक है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो ये एक पूरा एक साइकिल होता है जिसमें बीच में एक बच्चा होता है सेंटर में उस पूरे एजुकेशन के निज़ाम में। तो ऑक्सफोर्ड जो है क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है इन तीनों के ऊपर? टीचर्स की डेवलपमेंट, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा, किताब से बड़ा चैलेंज उस्ताद की डेवलपमेंट है, तो टीचर की डेवलपमेंट, किताब की डेवलपमेंट, और उसके बाद उनकी स्कूल ऑनर्स की डेवलपमेंट के लिए क्या ऑक्सफोर्ड प्रेस कर रहा है? हमारा एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इदारा है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, जो कि न सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग करता है, और ट्रेनिंग हम कंटेंट पे, सो सब्जेक्ट्स एक्सपर्टीज़, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, इन तमाम में हम टीचर्स की ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, और ये
रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट माशाल्लाह। टीचर है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एजुकेशन मैनेजमेंट पे और स्कूल मैनेजमेंट पे भी प्रोग्राम्स करवाते हैं। सो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं ऑन एजुकेशन लीडरशिप, ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑन बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो हम दुनिया भर से जो हमारी एक्सपर्टीज़ है ऑक्सफोर्ड की, हम उसको लेवरेज करते हुए लाके तो हमने अपने ये प्रोग्राम्स बनाए हैं और ये हम उनको रोल आउट करते हैं टू टीचर्स, to principals, to Parents. school owners, and for parents, we run on the internet. We've run various programs जिसमें हमारा समर कैंप है, हमने पिछले साल बड़ा सक्सेसफुली रन किया कोविड के दौरान, जब बच्चे भी घर पे थे, उनके वालिदैन भी घर पे थे, और इस साल हम फेस टू फेस करने का प्लान कर रहे हैं। तो और इसके अलावा हमारा एक ये हमारे टीचर ट्रेनिंग्स कि बाकायदा सिम्पोजियम्स होते हैं जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान से टीचर्स को जमा करते हैं एक लोकेशन पे या ऑन मल्टीपल लोकेशंस, एंड हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स कम एंड अटेंड आवर ट्रेनिंग. Last year, I think we've trained over 100,000 teachers in various programs. एक सवाल मेरे दिल के पास हो रहा है, वो है लाइब्रेरीज़ के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की तरक्की में लाइब्रेरीज़ होती हैं, चाहे जितना मर्जी डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है, तो लाइब्रेरीज़ की जो ग्रोथ है वो नहीं कभी कम होती. आपका एक इनिशिएटिव था मोबाइल लाइब्रेरीज़, मुझे बड़ा पसंद है, दिल के पास है. और कैसे हम इस लाइब्रेरी कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है. ये मोबाइल लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड वाज अ पायनियर इन सेटिंग अप और मोबाइल लाइब्रेरी. एक हमारी बड़ी बस है जो मैंने देखी है, ब्यूटीफुल, बच्चे बैठे होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे. अच्छा, उसको हम उस मोबाइल बस को हम लेके जाते हैं टू वेरियस स्कूल्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान. इसके अलावा हमारे पास हर इलाके में वो बस नहीं जा सकती क्योंकि इतनी बड़ी है. तो ख़ास तौर पे जो अंडर प्रिविलेज्ड इलाके हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, जहाँ पे तंग गलियाँ हैं, छोटे मकानात हैं, उधर बच्चों को पहुँचने के लिए हमारे पास एक मोबाइल रिक्शा है और मोबाइल वैन, छोटी सी वैन, तो मिनी वैन है जो जाती है. और ये उन इलाकों में हम वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, वंस इन 2 वीक्स हम उस इलाके में जाते हैं, वहाँ के बच्चों को किताबें लेंड करते हैं, वो बच्चे किताबें पढ़ते हैं और फिर उनको वापस करते हैं. 2 हफ्ते बाद जाके हम उनको दूसरी किताबें दे देते हैं. तो यार बिल्कुल मेरा तो ख्याल है कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप को भी पढ़ाएं, क्योंकि सबसे पहले आई थिंक कि बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को पढ़ने की ज़रूरत है. सर, मुझे ये बताएं कि आगे क्या देखते हैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड रोल ऑफ ऑक्सफोर्ड प्लस अगले 5 साल में, क्योंकि इसके अंदर एक इनिशिएटिव आपका है, वो मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, वो है आपका कराची लिटरेचर फेस्टिवल. वो आपका पिछले 8-10 साल से चल रहा है. आई थिंक द बेंचमार्क आपने टोटल लोगों को ना लेके आए हैं अदब की तरफ, वरना लोग वही एक फेस्टिवल, म्यूजिकल फेस्टिवल हो जाते थे या खाने पीने के, आपने लोगों को मैदे से उठा के दिमाग की तरफ ले गए हैं. उसके ऊपर भी 2-3 अपनी की पॉइंट्स हैं कि आगे फ्यूचर प्लान सिर्फ कराची लिटरेचर फेस्टिवल कराची तक महदूद रहेगा या इसको कोई ग्लोबली लेके जा रहे हैं आप किसी और जगहों में भी? ओवर टू यू. जी, तो इजाज़, आपने 2 सवाल पूछे. एक ये कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या है, दूसरा अराउंड फेस्टिवल्स. तो पहले मैं एजुकेशन की बात करता हूँ. तो आवर विजन ओवर द नेक्स्ट 5 years, and this is something that you touched upon briefly, is around digitization and e-books. So what we see is जिस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बाकी सेक्टर्स को में आए हैं एंड इट हैज़ डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड. आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लें, आप न्यूज़ मीडिया देख लें, आप न्यूज़पेपर्स देख लें. आज हर न्यूज़पेपर आपके फ़ोन पे, आपके टैबलेट पे, आईपैड पे अवेलेबल होता है. तो दैट्स वेयर इवेंचुअली टेक्स्ट बुक्स एंड अदर रीडिंग मटीरियल इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग. The key challenge for that is hardware, and I briefly touched कि उसमें क्या तरीके किए जा सकते हैं कि हर बच्चे के पास एक मोबाइल डिवाइस हो, चाहे वो टैबलेट है जिसमें वो अपनी किताबें, अपने लेसन्स
को अच्छी तरह कर सके, बल्कि अपने होमवर्क भी करके अपने टीचर को इलेक्ट्रॉनिकली भेज सके। इसमें एक्सेस के लिए माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जिनके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे, चीप इंस्टॉलमेंट्स पे बच्चों को हार्डवेयर अवेलेबल करा सकते हैं। एक्सेस टू इंटरनेट के लिए मैंने आपको बताया कि मोबाइल ऑपरेटर्स आर मोर देन विलिंग टू प्रोवाइड लो कॉस्ट internet access for education purposes. And Oxford, on our part, we have developed a complete platform for digital education with textbooks and other digital material. उसमें असेसमेंट्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वीडियोस हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरीज़ को देखना होता था। आज ये तमाम चीज़ें आपको डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। मुझे याद है मोटी मोटी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज हम खोल के लफ्ज़ों के मतलब पढ़ा करते थे, आपने भी उसका जिक्र किया। आज आप वही चीज़ आपके फ़ोन में अवेलेबल है, बल्कि हाथ भी लगाना पड़ता, बोले तो आ जाता है, बोले आपको वो उसका तर्जुमा उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देता है। तो ऑल ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल एंड दैट इज़ वेयर एजुकेशन इज़ प्रोग्रेसिंग। और KLF जी, KLF देखिए, हमने इस साल हमने अपना 13वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाज द पायनियर इन ब्रिंगिंग लिटरेचर फेस्टिवल्स टू पाकिस्तान। बहुत बड़ा इनिशिएटिव। जब पहला लिटरेचर फेस्टिवल हम लेके आए 13 साल पहले, तो वी पार्टनर्ड विथ द ब्रिटिश काउंसिल और उनके साथ मिलके हमने दुनिया भर से की लिटरेरी फिगर्स, राइटर्स, ऑथर्स, थॉट लीडर्स, उनको बुलाया, पाकिस्तान आए, एंड ओवर टाइम दिस हैज़ इवॉल्व्ड इनटू लिटरली अ लिटरेचर मूवमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब पहला हमने फेस्टिवल किया तो पहले साल हमारे को 10-12 हज़ार लोग हमारे फेस्टिवल पे आए। पिछले साल ये जो अपना 2022 में जो हमने अभी किया मार्च में, जो कि इंसिडेंटली was celebrating Pakistan's 75th anniversary and Oxford University Press's 70 years presence in Pakistan. उसमें आप यकीन जाने कोविड के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद था ये, मार्च के पहले हफ्ते में लॉकडाउन चल रहा था, फरवरी में लॉकडाउन था। तो उन हालात के बावजूद हमारे पास in over a 2.5 day period we had over 130,000 people who visited. So the footfall of 130,000 plus all these sessions, all our programs were live telecast on social media. So उस पे इजाज़ over 1 million people actually saw the Karachi Literature Festival. जो उनका व्यूअरशिप थी। अच्छा, एक और चीज़, ये आपने पूछा कि कराची के अलावा हम कहीं और भी करते हैं, तो ये हम इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल भी करते हैं और पिछले साल हमारा 7वां इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल था और इस साल इंशाल्लाह around the last week of October or early November we will be holding the Islamabad Literature Festival, again celebrating 70 years of OUP in Pakistan. अर्शद साहब से हम पूछते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू है, बहुत कुछ सीखने को मिला, ये उन्होंने लिटरेचर फेस्टिवल का बताया। अब थोड़ा सा मैं इनसे लीडरशिप के हवाले से कुछ चीज़ें पूछना पसंद करूँगा। अर्शद, आप बताइए कि CEO जो होता है उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए? व्हाट आर द 3 कोर कॉम्पिटेंसीज टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव? आपने इतनी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, तो 3 की कॉम्पिटेंसीज। मेरा ख्याल है सबसे पहला तो ये कि आप में एम्पैथी, किसी भी लीडर में एम्पैथी होनी चाहिए। अ लीडर हैज़ टू बी हम्बल, नॉट एरोगेंट, एंड अ लीडर नीड्स टू बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज टीम, सो दैट इज़ डन थ्रू एम्पावरमेंट। सो एम्पैथी, एम्पावरमेंट एंड हम्बलनेस, टू मी ह्यूमिलिटी, these are the top 3 values or
characteristics a CEO must have. सीईओ के पास होनी चाहिए। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि सीईओ जो होता है ना, दुनिया के अंदर एक रिसर्च है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर कि इस दुनिया के जो भी ग्लोबल सीईओज हैं, दे रीड 60 बुक्स पर एनम, और वो हर तरह के टाइटल्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री भी, बायोग्राफिस भी, और मैनेजमेंट और लीडरशिप। आपके 3 ऐसे टाइटल्स बताएं जो कि उन किताबें जिन्होंने अरशद को एमडी बनाने में या उसको एक अच्छा खूबसूरत इंसान बनाने में हेल्प किया। सो देखिए, मेरा तो डे जॉब ही वो है कि मैं किताबों में घिरा हुआ हूँ, और एक वजह मेरी ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करने की ये भी थी कि आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग, एंड व्हाट बेटर प्लेस टू बी देन एंड गेट पेड टू रीड बुक्स। सो अच्छा, जो 3 किताबों जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें एक जिम कॉलिंस की किताब है फ्रॉम गुड टू ग्रेट, वाह, and that talks about how companies have migrated or evolved and developed into great organizations. So that is one of my favorite books. अच्छा, इसके अलावा I love to read about history and biographies. हमारी अपनी पब्लिश्ड किताब है बाय स्टैनली वॉलपोर्ट, उसमें ऑन जिना। Wow. सो दैट इज़ समथिंग that I've read, and इसके अलावा स्टैनली वॉलपोर्ट की ही इज़ रिटन अ बुक ऑन जुल्फी भुट्टो। देयर इज़ ऑल्सो समथिंग, डॉक्टर इशरत हुसैन ने एक रीसेंट किताब लिखी, पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एन एलीटिस्ट स्टेट। दैट अगेन, जी। तो दीज आर ये जो माय 3 टॉप किताबें आपने बताई हैं, ये तीनों मेरी लाइब्रेरी में है। मैं सिर्फ उनमें से एक किताब पिक करता हूँ, वो गुड टू ग्रेट। इसकी कोई 1 की लर्निंग शेयर करें ताकि हम कुछ सीखें आप उस किताब से। वैसे तो हमने पढ़ना नहीं है। जी। तो गुड टू ग्रेट में जी। सो व्हाट जिम कॉलिंस हैड डन वाज दे रिसर्च लीडिंग 23 कंपनीज, एंड उनको थ्रू रिसर्च दे आइडेंटिफाइड दैट व्हाट आर द की characteristics that made a company transition from an ordinary or an average performing company into a great company. और उसमें था discipline around your hiring, आपने किस किस्म की मैन पावर रखी, hiring the right kind of talent, creating a winning strategy, so discipline around your strategy, and then your execution, quality execution. सो ये 3 चीज़ें हैं, और अगेन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इफ़ यू यूज़ दैट राइट, ये क्रिटिकल चीज़ें थी इस किताब में, और एंड आई थिंक आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट इन माई ओन पर्सनल लाइफ। जब मैंने ट्रांजिशन किया इनटू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, एंड थ्रू व्हाट आई लर्नड, the leadership practices that I learned here, I think our organization has been able to really evolve and develop into a leading publisher in Pakistan. ये जो बड़ी प्यारी बात की गुड टू ग्रेट के अंदर ना, एक कहते हैं कि गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट, ये बहुत खूबसूरत जुमला है। और तीसरा था लेवल 5 लीडरशिप। मैं इतनी दफ़ा सेशंस करता हूँ ना, लेवल 5 लीडरशिप, जिसका मतलब है ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ, क्योंकि इनविजिबल लीडरशिप होती है कि लीडर होता है लेकिन नज़र नहीं आता, काम चल रहा होता है। बिल्कुल ठीक सर, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा एक जो सीईओ होता है उसका एक सबसे बड़ा स्किल होता है डिसीजन मेकिंग। सीएस जो होता है हर वक्त सुबह से आके उसको कहते हैं ईटिंग द फ्रॉग्स, डिफिकल्ट मेकिंग द डिफिकल्ट डिसीजंस। और अरशद ने कौन से अभी तक प्रोफेशनल करियर में डिफिकल्ट डिसीजंस किए, पर्टिकुलरली स्पेशली इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2-3 डिसीजंस जो मुश्किल डिसीजंस थे जो आपको लेने पड़े? देखिए, ड्यूरिंग कोविड we all were faced with very difficult challenges around revenue, क्योंकि जाहिर है जब सारी मार्केट बंद है, पूरा मुल्क शट डाउन है, schools were shut down for an extended period of time. So at that time, maintaining and obviously as a result of that, our revenues also fell. So our challenge was that how do we effectively continue to structure and also deliver a certain profit to our head office. तो उस पीरियड में जो एक इजी अप्रोच थी वो ये था कि जी आप ले ऑफ कर दो, रीस्ट्रक्चर कर दो। तो सबसे बड़ा फैसला हमने ये किया कि हम
बिल्कुल कोई भी ले ऑफ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो थी कि हाउ डू वी देन मैनेज आवर कॉस्ट्स, तो वी वेंट ऑन अ मैसिव कॉस्ट कटिंग एंड कॉस्ट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज। वी लुक्ड एट unproductive assets that we had, we looked at properties that we had, हमारी कुछ बुक शॉप्स थी जो हमें बंद करनी पड़ी, एंड दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि एक नई आउटलेट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन what we did not sacrifice was our people, because we knew that when we recover and COVID was bound to end, तो उस रिकवरी में आपको the most important resource that you will need is your people। उन आपने प्रोटेक्ट किया, हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, लेकिन हमने अपनी कॉस्ट्स को कर्टेल किया, उनको कंट्रोल किया, ट्रैवल को बिल्कुल मिनिमाइज़ किया, एंड वी रियली कट डाउन टू द बेयर मिनिमम कि हम अपनी जितनी कंट्रोलेबल कॉस्ट है उसको कर देंगे, लेकिन हम हेड काउंट को रिड्यूस नहीं करेंगे। सीईओ जो होता है वो एक रोल मॉडल होता है लोगों के लिए। मैं समझता हूँ आपके क्यों रोल मॉडल, आप खुद सीईओ हैं और आप लोगों के रोल मॉडल्स हैं माशाल्लाह। आपके 2-3 रोल मॉडल्स कौन से हैं जिनसे आप इंस्पायर हो? सो देखिए, मेरे रोल मॉडल्स आर नॉट CEOs, बट दे आर नेशनल लीडर्स, एंड उसमें the father of our nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, I think he is an inspiration for every Pakistani, not just because he was the founder of Pakistan, but also his qualities of leadership and discipline and commitment, and the way he carved out a nation for Pakistan. Then, our national poet Allama Iqbal, वो तो सब कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, बट बियॉन्ड दैट द फिलॉसफी that he teaches about life, about Muslim revivalism, those were the kind of things that really inspired me. So these are my top 2 leaders of all times. सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या मंत्रा ऑफ सक्सेस है अरशद का? Success to me is around empowering your team to achieve the best performance that they have the potential to. अरशद के चेहरे पे एक स्माइल है, मैं मुसलसल देख रहा हूँ गुफ्तगू के दौरान, इज स्माइलिंग फेस माशाल्लाह। वैसे तो हीरोइक फेस है, बड़ा फोटोजेनिक अरशद साहब का। तो ये स्माइल जो है, ये मुस्कुराहट जो है, ये हैप्पीनेस जो है, इसका क्या सीक्रेट है? प्लीज़ रिवील। जी, सो सीक्रेट ये है कि यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट, और अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी कोशिश करें, एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड, बिकॉज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सच्चे दिल से और ईमानदारी के साथ मेहनत की है, तो बाकी अल्लाह पे छोड़ें, रिज़ल्ट्स देने वाला अल्लाह है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है वो है स्ट्रेस, ख़ासकर बिजनेसेस में जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है, पर्सनल लाइफ्स में चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्ट्रेस मैनेज करना। अरशद साहब से पूछते हैं इनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ स्ट्रेस क्या, 3 कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं सर, हम सीख सकें कि हम भी स्ट्रेस में आए, हम आपको फॉलो करें। जी, सो देखिए, स्ट्रेस आपको मुश्किल हालात में जब आता है, तो हाउ आई मैनेज इज़ सबसे पहले तो meditation and reflection. So every day I take time out to be alone and reflect on the challenges, on any situation. Secondly, I don't take any decisions instantly. If it is a difficult decision, if it's a challenging decision, I like to sleep on it. और जब आप उस पे if you keep it at the back of your mind and you think about subconscious it, level तो आपके subconscious level पे आपको उसके जवाब मिलेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि sharing your problems or your challenges with your team. So because I believe in an inclusive team, so we discuss all our problems at a leadership level. तो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, our country management team, we all sit together, we discuss, debate, and we come to an agreed course of action. एक फिजिकल लेवल पे क्या करते हैं, और ये तो हो गया ना आपने इंटेलेक्चुअल लेवल, आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं,
कोई कोई आपने कोई एंगर बैग्स घर में बनाया हुआ है, सारा गुस्सा उस पर निकालते हैं? नहीं, जिम भी नहीं जाता, एंगर बैग्स भी नहीं है, वॉक करता हूँ, एंड इन द इवनिंग्स आई ट्राई एंड गो फॉर अ वॉक एंड विथ माय वाइफ, एंड दैट इज़ आल्सो अ स्ट्रेस रिलीवर. मतलब ये बेगम स्ट्रेस लीवर है या वॉक स्ट्रेस लीवर है? दोनों ही स्ट्रेस रिलीवर हैं. आगे चलते हैं। गुस्सा आता है, उसके लिए कोई हमें को टिप दें, कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखिए, आई डोंट थिंक आई गेट एंग्री वेरी इजीली, और अगर गुस्सा आता भी है तो द बेस्ट thing to do at that time is not to react and reflect on आपने अगर कोई भी रिस्पॉन्स देना है या कोई भी एक्शन करना है तो आप इंस्टेंटली ना कीजिए, बल्कि आप उस पर सोचिए उसके बारे में, एंड देन अगले दिन फैसला करें, तो by then you would have cooled down in any case. Yes. So don't retaliate at all. ये स्ट्रेटेजी मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में करवाता हूँ कि गुस्सा आए तो दो चीज़ें करनी हैं जी. तो आपने वैसे इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा वही करीब है बता दिया। एक तो 2S अप्रोच है, गुस्सा आ जाए 2S याद रखें, साइलेंस एंड स्माइल। बिल्कुल ठीक. ठीक है। और दूसरा है कि जब गुस्सा आ जाता है तो आदमी जो होता है ना, कहते हैं 12 मिनट का ब्रेक आना चाहिए। अगर आप रोक लिखो कि आपके केमिकल्स है ना, 12 मिनट्स के बाद आपका उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। फिर आपको अक्सर जो गुस्से में डिसीजन करते हैं, डिवोर्सेस होती हैं, घर टूट जाते हैं, तो लोग बाद में सारी ज़िंदगी रिग्रेट्स करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त इंस्टेंटली उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो जो इमोशनल। तो 12 मिनट रुकना चाहिए, 12 मिनट रुकना। उसके बाद आपने देखेंगे वही बाद में आपका जो फैसला है, मिसाल के तौर पे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको गुस्सा आया जिस बंदे पे, आप उसको एक ज़बरदस्त किस्म की ईमेल लिखें, लेकिन सिर्फ सेंड पे ना बटन ना दबाएं। वेरी गुड. And after 12 सारा गुस्सा minutes, निकाल दें। after 12 minutes you will change the email. यस। वरना ये कि आपने किसी को फायर कर दिया या गुस्से में उस वक्त इमीडिएट या व्हाट्सएप के ऊपर कोई उसको कर दिया, तो उसको रोक लें। अच्छा जी, सर जी। अच्छा, इजाज़ एक बात बताएं, अगर 12 मिनट के बाद भी गुस्सा रहे तो फिर? सर वो मेरे पास एक और स्ट्रेटेजी है, वो आपको मैं बताऊंगा सर आफ्टर द सेशन। वर्क लाइफ एक बहुत बड़ा सीईओ का ना चैलेंज होता है जी. कर रहा है, आपके पास बच्चे हैं, उसके साथ आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपका ट्रैवल है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक्सपेंशन है, अपनी उसकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो वर्क लाइफ को जस्टिफाई कैसे करते हैं अर्शद? So देखिए, you need to have, I totally agree with you that as a CEO, you have to travel. There is extensive travel, and you are practically and with your internet, आप हर वक्त अपनी you're working 24 hours a day. So then you need to create time to spend with your family, and वो चाहे ऑड टाइम स्लॉट्स मिलें आपको, उनकी कन्वीनियंस भी देख के, अपनी कन्वीनियंस देख के, तो यू नीड टू क्रिएट टाइम. सेकेंडली, जनरली यू एंड अप वर्किंग लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आपकी यू हैव टू कम्युनिकेट विथ आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल, एंड देयर आर मीटिंग्स दैट मतलब मैनेज कर लेते हैं, डांट तो नहीं पड़ती ना? नहीं जी, वो कभी कभी पड़ जाती है। यू नीड टू हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग वाइफ, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट. सर वाइफ के साथ लॉजिक से बात हो ही नहीं सकती, वो लॉजिक उनकी अपनी लॉजिक होती है, आप जितनी मर्जी, मैन लॉजिक इज डिफरेंट, मैन आर फ्रॉम मार्स, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट बुक। जी जी, एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. हमसे 2-3 चीज़ें छोटी पूछते हैं, सर आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन टू विजिट, यू लव कि यार मेरे पास इजी टाइम हो तो मैं जाऊँ वहाँ, विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान? Within Pakistan, I have really wanted to go to Skardu. Haven't had the opportunity yet, but सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो I would love to go there. And internationally, I love going to Switzerland. Which area? Interlaken या somewhere? Lugano, Lugano. Lucerne, and Geneva. बेस्ट फूड क्या पसंद, खाना पसंद घर का, बाजार से नहीं, बेगम बनाती हो, क्या अच्छा लगता है खाने में? अच्छा, मुझे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है, सो स्टेक्स वो आपकी जी. बेस्ट म्यूज़िक
ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तानी इंडियंस कवाली का बहुत शौक है जी। सूफी जो होते हैं राहत फ़तेह अली नुसरत फ़तेह अली वो भी, और वैसे भी सूफियाना कवाली। सूफियाना कवाली करते हैं। पोइट्री में क्या पसंद है, किस किस्म की, किस पोइट का, वो जो बेस्ट पोइट? पोइट में फैज़ इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, और क्लासिक्स में तो गालिब हैं, इकबाल हैं। इकबाल है। फैज़ और गालिब का या इकबाल का कोई एक आधा लाइन शेयर कर दें जो दिल के पास हो। नहीं तेरा नशेबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ज़बरदस्त। एक फैज़ का कोई है, कोई दिल के पास है कोई? मैं एक आपके लिए डेडिकेट करके चाहूँगा आज। अच्छा मुझे ये बताएं कि मूवीज़ कौन सी पसंद है, किस किस, क्योंकि आजकल एक नया लर्निंग मोड है ये भी। मैं लोगों को कहता हूँ मूवीज़ नॉट एंटरटेनमेंट, एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं, पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मेरी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर मैं 12 एंग्री मैन दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। वो पार्ट है चेंज मैनेजमेंट के ऊपर। दुनिया की बेस्ट मूवीज़ हैं, जैसे फॉरेस्ट गम है, शैशलेट रिडेम्पशन है, ये सारी मैंने को 50 मूवीज़ निकाली हुई हैं जो मैं लीडरशिप प्रोग्राम्स में दिखाता हूँ, उनके क्लिप्स। यार ये देखो यार, ये मैं अगर किताब से पढ़ाऊँगा ना समझ नहीं आएगा, इसको ज़रा स्टडी करो। फिर इंडियंस मूवीज़ हैं, थ्री इडियट्स है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी फॉर स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को उसमें से कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो मूवीज़ में कोई है कोई शौक़? जी मूवीज़ में मुझे शौक़ है। उसमें एक पुरानी मूवी थी चैरियट्स ऑफ फायर, वो मैंने देखी है। दैट वाज समथिंग दैट रियली इंस्पायर्ड मी। मोस्ट रिसेंटली ये कोविड के लॉकडाउन के दौरान मैंने ये अर्तुगरुल गाजी का पूरा सीरीज़ देखा। जो आपको लगता था ना घोड़े पे बैठ के बाहर जा रहा हूँ? लोगों को ना परसेप्शन हो रहा था कि मैं बाहर घोड़े पे बैठ के जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो मैंने देखा एंड आई रियली एंजॉयड इट। सर मैं तो थोड़ा सा अपना इस्लामिक मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा, बट ऑल्सो you know he was really a role model for the youth and children of Pakistan. मैं तो बल्कि अरशद साहब को रिकमेंड भी करूँगा कि आप जैसे एजुकेशन के साथ हैं, आजकल के बच्चे वीडियोस का ज़माना है, तो आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के ऊपर ना थोड़ी सी एक R&D करें, और बहुत बड़ा फील्ड है ये। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या ऑप्टिमिज्म है इस नई नस्ल के बच्चों? मेरा मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान इज़ दैट you know we've gone through a very challenging period, first under the COVID lockdown, and then as a result of the political uncertainty, the very high inflation rates and joblessness. However, you know, no challenge is big enough. We are faced with big challenges. It appears कि वो पहाड़ जितने बड़े challenge हैं, लेकिन you know my answer to that is mountains are meant to be climbed. And अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ, जज्बे के साथ मेहनत करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ विल कम अबाउट। सेकेंडली फॉर मिलेनियल्स, जो आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, स्टार्टअप्स का ज़माना है। सो इफ़ यू डोंट फाइंड द राइट जॉब, why not create your own business and your own setup, because that is the future. और दुनिया भर में जो youth है, जो the young people are setting up their own startups and doing phenomenally well. So if you have a winning idea, come up with unique ideas, you will succeed. Thank you. Arshad, I'm really honored. Thank you. और Thank ये you, बहुत अच्छा, I learned a lot from you. और जाते जाते फैज़ की इन्होंने बात की, गालिब की और इकबाल की बात की, तो एक खूबसूरत मेरे दिल के पास है फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे होले से चले सहराओं में बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। ऐसा खूबसूरत शेर आज तक नहीं बहरहाल किसी ने लिखा। तो अरशद से बहुत सीखा, ख़ासकर जो डिटर्मिनेशन है, जो परसवियरेंस है, जो एक मुस्तकिल मजाजी है, जो मेहनत है, इसके एक अपने नंबर हैं, जिसका मर्ज़ी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला, जो टेक अवे मेरा आज का अरशद के इस कन्वर्सेशन से, वो है एम्पैथी और एक एम्पावरमेंट। जब तक आप पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर्स, यू कैन नॉट रियलाइज़, क्योंकि इस ज़िंदगी का एक ही मकसद है,
वो है दर्द दिल। कि जब आपके पास दर्द दिल है, जब आप किसी का दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो आप इंसान हैं, अदरवाइज़ आप इंसान के लेवल से नीचे हैं। टू बी ह्यूमन, टू हैव एम्पैथी। विद दीज वर्ड्स इजाज़त दें। इसको ऑक्सफोर्ड प्रेस के भी ऑफिशियल पेज पे और CEO क्लब और CEO टुडे के पेज पे भी आपको देखिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अपना इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।